बात हुआ था क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। हमने क्या बोला था तुम लोग को, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है, इसमें जब जो थर्ड स्टेज होता है वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन काम आता है। और क्रायोजेनिक का मतलब क्या हुआ, यदि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर में वो गैसेस में प्रेजेंट होता है, उसको हम लिक्विफाइड कर देते हैं, यानी कि उसका फ्रीजिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कर देते हैं। हाँ, उसके लिए दिया गया है ना जी 183 हम ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर देते हैं, हाइड्रोजन हम -253 में कर देते हैं। और इसीलिए इसको स्टोरेज करना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज ये तुरंत गैस बन के निकल जाएगा। तो क्रायोजेनिक इंजन जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्यों, यदि लीक भी हुआ, यदि स्पिल भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये पोल्यूटेंट भी नहीं है, अनलाइक योर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसलिए क्रायोजेनिक इंजन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का बनाया जाता है। ऑक्सीजन तो होगा ही होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजर है वो। होप सो कल समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो बेनिफिट्स के बारे में बता दिए थे, और क्या बोले थे कि ये क्रायोजेनिक फ्यूल्स में क्या हायर मास फ्लो होता है, और यही कारण है कि वहाँ पर थ्रस्ट ज़्यादा जनरेट होता है विस योर फ्यूजल फ्यूल्स के कंपेयर में। तो देखो GSLV के बारे में इस क्लास में यही चर्चा हुआ था कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो GSLV मैक 2 1 के बारे में हमने बोला था, रसिया से जो किए थे, ठीक है। ये एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है जी। एक्सपेंडेबल मतलब वही जैसे ही ऊपर फ्लाइट में जाएगा वो खुल जाएगा, और इस हिसाब से थ्रस्ट मिलेगा सो डैट इट कैन लॉन्च योर सैटेलाइट, वहाँ से सैटेलाइट निकल सके। 2001 में जी हम पहला लॉन्च किए थे, ठीक है। ये जो GSLV प्रोजेक्ट है 90 के दशक में स्टार्ट हुआ था, और इसलिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमने 1973 में किया, हाँ हमने 1975 में आर्यभट्ट किया लो अर्थ ऑर्बिट में, हमने फिर उसके बाद दूसरा भी किया इनसैट 1B 1983 में 83 में। क्या चीज़ के लिए था वो, कहाँ पे किया हमने, आर यू श्योर? इनसैट 1B किसके लिए था, वो सब पोलर ऑर्बिट के लिए था, करेक्ट। तो इसमें हम चाहते थे कि हम अपना कैपेबिलिटी को बढ़ा दें ताकि हम 35,786 किलोमीटर हम छोड़ सके। बड़ा अचीवमेंट होगा और हमने कर दिखाया। तो GSLV तुम्हारा प्रयास हम लोग का देख रहे हो ना, प्रयास 90 से लगा हुआ था, उसको सफलता हमको 21वीं सदी में मिलता है, ठीक है ना। GSLV तुम्हारा 3 स्टेज व्हीकल है, तो कल बताए थे इसको अच्छे तरीके से, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेजेस। तो इसमें देखो हम लोग देख सकते हैं फिर से, जो पहला स्टेज था उसमें क्या है कि पहला स्टेज में तुम्हारा जो रॉकेट मोटर जो होगा वो सॉलिड प्रोपेलेंट से बना रहेगा, सॉलिड फ्यूल रहेगा, और जो इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रैप एंड बूस्टर है वो 4 रहेंगे, मन लिक्विड रहेंगे, अनलाइक दैट वन PSLV में सॉलिड था, बूस्टर भी तुम्हारा सॉलिड था, उसमें 6 था, इसमें 4 है। सेकेंड स्टेज तुम्हारा विकास इंजन के बारे में कल बोले थे, एक सीरीज है जी, समझे। और ये कहाँ पे डेवलप्ड होता है, तुम्हारा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जो कि इसरो का एक ब्रांच है ना, एक सेंटर है जहाँ से फ्यूल तैयार होता है, लिक्विड वाला फ्यूल तैयार होता है, समझे। उसके बाद थर्ड स्टेज का बात करते हैं हम लोग, यानी कि सेकेंड स्टेज में क्या, लिक्विड प्रोपेलेंट, विकास इंजन का मतलब ही कि जहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज होगा। थर्ड स्टेज में हम लोग बात करते हैं क्रायोजेनिक अपर स्टेज, क्योंकि सबसे ऊपर है वो, और हमारा जो इंडिजिनियस बना है, भारत का जो बना है, उसको बोलते हैं C क्रायोजेनिक इंजन 7.5। कल बात हुआ था इस पे। ये फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन है जो कि तुम्हारा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप किया है। और जाहिर सी बात है, चाहे क्रायोजेनिक इंजन का बात हो, चाहे लिक्विड फ्यूल का बात हो, दोनों ही तुम्हारे कौन करेंगे, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम करेंगे। आफ्टर ऑल क्रायोजेनिक भी खुद लिक्विड है, उसको क्रायोजेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मली गैसेस था, उसको हम नीचे करके टेम्परेचर को लो करके हमने उसको बनाया है। तो ये भी तैयारी कौन करेगा, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो विकास इंजन, चलो ये मैंने बता दिया था बूस्टर। अब देखो बूस्टर में भी क्या है, अब तुम खुद सोचो कि बूस्टर में भी लिक्विड लगा है, तो लिक्विड जितना भी लिक्विड फ्यूल का बात होगा, अब इससे लिक्विड फ्यूल का बात होगा तो तुम्हारा दिमाग तुरंत कहाँ चला जाना चाहिए, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम में चला जाना चाहिए। कुछ भी लगेगा तुमको, हाँ तुम्हारा GSLV हो, PSLV हो, कहीं भी लिक्विड का बात आए, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन का ही क्यों ना बात हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत उस सेंटर में चला जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो अब उसके बाद बात करते हैं कि GSLV वेरिएंट्स, यानी कि वेरिएशन अलग अलग तरीके से क्या क्या आया है अभी तक। तो कल बात हुआ था मैक 1 का, GSLV मैक 1, जो कि क्या है तुम्हारा देखो
हमने रसिया का क्रायोजेनिक स्टेज यूज़ किया था, ऊपर वाला जो थर्ड स्टेज था वो यूज़ किया था, ठीक है। और उसके बाद हाँ, और जो अभी GSLV मैक 2 देखते हो वो हमारा इंडिजिनस डेवलप है, जहाँ पे CE 7.5 यूज़ करते हैं, जानते हो। और जो मैक 2 का बात है तो उसमें हमने GSAT सैटेलाइट छोड़ा था, इस सैटेलाइट का नाम है GSAT 9, किसको यूज़ करके, GSLV को यूज़ करके लॉन्च व्हीकल। तो इसी का नाम तुम्हारा क्या है, साउथ एशिया सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान छोड़ के जितने भी सार्क नेशंस हैं सभी को वो कुछ ना कुछ दे, प्रोवाइड करे, और इससे हमारा एक थोड़ा अच्छा छवि बने। हम क्यों किसी को गिफ्ट देते हैं, जानते हो? हाँ बिल्कुल, हेल्प करे और हमारे अंडर रहे, बगावत ना करे, और एक कोऑर्डियल रिलेशन बने, समझे बात को। तो देखो ये जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था जो कि यूजरो ऑपरेट की है, किसके लिए, सार्क नेशंस के लिए, ऐसे पाकिस्तान। ये लॉन्च किया गया था, हाल फिलहाल का बात है, 5 मई 2017 की बात है, ठीक है। इसी पीरियड में जुड़ा हुआ है जो कहानी भी बता रहे थे तुम लोग को। बताओ इसरो इतना बड़ा काम कर दिया और हम क्या किए थे, तुम लोग जाने रहा है तब, ठीक है ना। हम बताओ ये अप हो रहा है, हम डाउन हो रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग 18th सार्क समिट जो नेपाल में हेल्ड हुआ था 2014 में, ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था कि हाँ सार्क नेशंस के लिए ज़रूरी है, और अपने बात को लेकर कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे, और इन्होंने 2017 में ये काम करके दिखा दिया। मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है है ना। देखो तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका क्या है, यूजर्स है। देखो मोदी जी बहुत बड़े लीडर है, ये जान लेना तुम लोग, भले ही हम लोग लाख क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल्ड लीडरशिप, बहुत बोल्ड लीडर है वो, मास लीडर है वो। हमारे जैसे लोग घर घर में मिलेंगे क्रिटिक्स, है दम है, ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता है कॉमन आदमी, समझे। तो तुम्हारा ये जो GSLV मैक F09 व्हीकल इसको लॉन्च करता है, समझ गए GSLV मैक 2 के बारे में, होप सो। तो देखो यहाँ डायग्राम दिया गया है ना, कल भी दिखाए थे। GSAT 9 सैटेलाइट है, देखिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, और GSLV लॉन्च व्हीकल है। कहाँ, जियो स्टेशनरी में जाएगा ये, होप सो, है ना। 35,786 किलोमीटर, किसके लिए बाबू, IMD के लिए होगा, मेट्रोलॉजी सब के लिए होगा। तूफान उफान जो आता है तो बताए तो थे कल क्लास में। आगे देख लो, यही चीज़ है, देखो यहाँ पे भी लिखा गया, देखो लिक्विड कोर स्टेज है कि नहीं है, बीच वाला, ये तुम्हारा 2 विकास इंजन सक्सेसफुली टेस्टेड। अब मैं बताऊंगा, ये डायग्राम आज की क्लास में काम आएगा तुम लोग को। हाँ तो ये हीट शील्ड है, देखो पहले नीचे पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम में विजिट करते हैं हम लोग। देखो तो अभी तक तुमने GSLV 1 भी जाना जो कि रसिया से बना था, अब तुमने GSLV 2 भी जाना, अब GSLV 3 की तरफ जानेंगे, तो मैं आरामी से पढ़ाऊँगा तुम लोग को। देखो इट इज़ द हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल मेड बाय इंडिया, ये सबसे हैवीएस्ट है क्योंकि मैक 3 है ना, ये सबसे बड़ा है, हैवीएस्ट है वेट वाइज करोगे तो। और इट इज़ ऑल्सो द शॉर्टेस्ट, सो इट अर्न द टाइटल फैट बॉय, ठीक है, और इसलिए इसको फैट बॉय का खिताब मिला है। जैसे लिटिल बॉय जानते हो, लिटिल बॉम्ब जो फोड़ा गया था हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही टाइटल था। देखो अब देखो क्यों इतना हैवीएस्ट है, क्यों ना हो। GSLV मैक 3 is designed to carry 4-ton class of satellite into geosynchronous transfer orbit। देखो ये गजब का बात है। And about 8 to 4 tons of low Earth orbit, which is about the twice the capability of GSLV मैक 2। इसका मतलब क्या, तुमको क्या लगता है कि तुरंत लॉन्च व्हीकल जाता है और तुरंत वो छोड़ देता है? नहीं, मैंने क्लास में बताया था ये चीज़। पहले वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है, फिर वहाँ घूमता है, फिर मोमेंटम आता है, फिर दूसरे ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाता है। बात समझे ना, वही दिखा है यहाँ पे डायग्राम में। पहले उसको लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, यानी कि जियो सिंक्रोनस पहुँचने से पहले तुम्हारा नीचे वाला ऑर्बिट है, वहाँ से घूमेगा और मोमेंटम जैसे, क्योंकि जब दौड़ता है कोई चीज़ उसका मोमेंटम और रिदम बिल्ड होता है ना, और जैसे रिदम बिल्ड होगा तब जाकर ऊपर पहुँचेगा वो। तो देखो ये बड़ा वाला जो फिगर है, देखो ये बड़ा वाला जो फिगर है वो जियो सिंक्रोनस का ऑर्बिट है, ये बड़ा वाला फिगर। उसका छोटा वाला फिगर है कि वहाँ पे डाल रहे हैं, वो आस्ते आस्ते आस्ते, देखो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम के फिर ये ऑर्बिट पे गया, फिर ऑर्बिट जाके तब ये पूरा ऑर्बिट पे आएगा, यानी कि वो फेंका गया ऊपर, यानी कि छोटे ऑर्बिट करते, इसलिए देखो वर्ड यूज़ किया गया वहाँ पे, क्या है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यही है ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। देख रहे हो, ये ट्रांसफर करके तब वो ऑर्बिट पे गया है। समझ में आया तुमको? देखो तो यही बोला कि अब देखो 4 टन, 1 टन में कितना होता है, 1000 या 10,000, 1000, यानी कि 4000 तुम्हारा
क्लास ऑफ सैटेलाइट्स को ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है, एंड अबाउट 8 to 10 टन्स टू। और यदि हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट में यदि GSLV जाए तो बहुत ज़्यादा ले जा सकता है, जानते हो, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 180 किलोमीटर, हाँ 180 या 200 कह सकते हैं, है ना, उसके बाद 2000 तक, तो उसमें तो ज़्यादा लेगा वो तुम्हारा 10 टन्स भी ले सकता है। 10 इंटू कर दो 1000, कितना हो जाएगा, करेक्ट। आराम से जीरो से ऐड करना है तुमको, हो तो गया, जीरो ही तो ऐड करना है ना एक। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कैपेबिलिटी GSLV Mach 3 का कैपेबिलिटी ट्वाइस एज कम्पेयर टू Mach 2 से। आगे बढ़ जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, बहुत सारा चीज़ है ना। देखो इसका इसी का स्ट्रक्चर का दिया है वो उसमें। देखो GSLV Mach 3 इज अ 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय ISRO। ये भी 3 स्टेज है क्योंकि इसलिए GSLV है, 3rd स्टेज है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो द व्हीकल हैज़ 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर। देखो इसमें 2 सॉलिड है, 2 बूस्टर है। अनलाइक GSLV Mach 2 में क्या था, 4 बूस्टर था, इसमें 2 बूस्टर है। और कोर लिक्विड बूस्टर, जो कोर है बाबू, देखो यहाँ पे डिफरेंट हुआ ना, जो कोर है, मेन जो कोर होता है, कोर बूस्टर तुम्हारा पहला स्टेज है, ठीक है, सॉरी कोर स्टेज तुम्हारा पहला है। क्रायोजेनिक अपर स्टेज पावर्ड बाय द क्रायोजेनिक इंजन, उसको 20 बोलते हैं, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन। अभी तक इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन बना था वो GSLV Mach 3 में ही यूज़ हुआ है। होप सो, अभी डायग्राम में और बना देंगे। और जानते हो यदि क्रायोजेनिक इंजन का बात हुआ तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ही बात आएगा। अब देखो द कोर स्टेज कंटेन्स 2 विकास लिक्विड इंजन। जो कोर है तुम्हारा, अभी मैं डायग्राम के साथ तुम लोग को बताऊंगा, अभी ऊपर जाऊंगा, इसको मैं बता देता हूँ, ऊपर जाकर फिर डायग्राम को तो समझाऊंगा। देखो जो कोर स्टेज है उसमें 2 विकास लिक्विड इंजन रहता है उसमें, उसका 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर। कोर मतलब समझ रहे हो, पहले वाला कोर है, उसके साथ 2 बूस्टर है, पहला स्टेज। तो ये जो कोर वाला बोल रहा है, कोर स्टेज क्या है, उसमें 2 विकास इंजन है, यानी कि ये नीचे बहुत थ्रस्ट देगा, इसलिए उसमें 2 इंजन है कोर वाला में, और एक बूस्टर तो है और एक बूस्टर है साथ में, 2 बूस्टर भी है और कोर के अंदर 2 इंजन भी है, तभी तो इतना ज़्यादा टन्स को ले जाएगा ऊपर। और पहले में क्या हो रहा था, 1 इंजन था, इसमें 2 इंजन है। समझ गए बात को। देखो तो मैं फिर से ऊपर से पढ़ना चाहूँगा। देखो द व्हीकल हैज़ 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर, अ कोर लिक्विड बूस्टर। तो क्या है, तुम्हारा लिक्विड बूस्टर है, और क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है तुम्हारा ऊपर वाला क्रायोजेनिक इंजन है, दैट्स ओके। इंडिया लार्जेस्ट बना, ये हो गया। कोर स्टेज में क्या है तुम्हारा, 2 विकास इंजन है, ये भी बात हो गया। जो इस 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर ऑफ GSLV Mach आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द, बोले ना, जो लिक्विड बूस्टर है कोर का है, उसके अगल बगल मिल जाएगा तुमको, उसी को बाबू डेजिग्नेट करके बोलते हैं S200 सिंबल। अभी तुमको फिगर में देखने को मिल जाएगा। तो बूस्टर कैसे पता चलेगा तुमको, S200 के सिंबल से पता चलेगा, समझे, जो कि ईच कैरीज। और देखो S200 बूस्टर कोर है, इसके इर्द गिर्द है। अब इसका कैपेबिलिटी देखो कि ये कम सॉलिड फ्यूल, यानी कि सॉलिड प्रोपेलेंट 205 टन्स तक रख सकता है, यानी कि इतना ज़्यादा तुम्हारा फ्यूल ये रख सकता है। ह्यूज ना, क्योंकि उतना ऊपर जाने में बहुत चाहिए फ्यूल, इतना कैपेबिलिटी है। और क्या बोला, एंड देयर इग्निशन रिजल्ट्स इन द व्हीकल लिफ्ट ऑफ। और यहाँ से जो तुमको आग दिखता है ना, जब छूटता है तो तुमको नीचे भी आग दिखेगा, और यहाँ से थ्रस्ट मिलता है और ऊपर जाता है वो, इसलिए वहाँ पे 2 है तुम्हारा विकास इंजन, और साइड में है, और साइड में गजब का फ्यूल है, 205 टन्स का तुम्हारा वेट का वहाँ पे फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। देखो हमने काम करके दिखाया है, मतलब हमने वो किया है, काम करके दिखाया नहीं, हमने प्रपोज किया है। देखो इन जून 2018 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड लगभग तुम्हारा 4.5 करोड़ टू बिल्ड 4,500 करोड़ टू बिल्ड 10 GSLV Mach 3 रॉकेट्स ओवर अ 5-year पीरियड। हम लोग का एम्बिशियस प्रोग्राम है कि 5 साल में हम 10 बनाएंगे, उसके लिए हमने इतना राशि आवंटन किया है, समझ गए। तो मैं ये हो गया। अब देखो, अब मैं ऊपर चलो, डायग्राम जो छोड़े हैं, अब इस डायग्राम को आप तुम लोग अच्छे से समझ लोगे, होप सो, ऐसा मेरा मानना है। देखो हाँ, ये देखो, अब देखो ये देखो S200 बूस्टर समझ में आया तुम लोग को, देख लिए, बगल बगल बूस्टर है। अभी जो बोले ना लिक्विड कोर स्टेज वाला विकास इंजन है, दिख रहा है तुमको, और उसके ऊपर वाला देखो ये क्रायोजेनिक इंजन है ऊपर वाला, और ये तुम्हारा हीट सील्ड है,
जो जहाँ से तुम्हारा निकलेगा सैटेलाइट। होप सो समझ में आ गया होगा अभी जो बताए हैं। यही चीज़ देखो यहाँ पे भी S-200 दिया गया है। क्रायोजेनिक इंजन देखो C-25 बोला कि नहीं बोला है, सबसे तुम्हारा अभी तक का लेटेस्ट है तुम्हारा क्रायोजेनिक। तो ये क्रायोजेनिक स्टेज है तुम्हारा। देखो L10 बोला गया है, जो तुम्हारा जो कौन सा L10, ये कोर वाला किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लिखा है नीचे GSLV Mac 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, वही कन्फिग्रेशन है। और क्या है, इन कैप्स असेंबली विद द पेलोड फायरिंग्स, और यहीं से निकलेगा वहाँ से सैटेलाइट। यही चीज़ को अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखो GSAT-19 है कि नहीं है, देखो वहाँ से जो निकलेगा, देखो दूसरा फिगर भी देख लो, वहाँ पे सैटेलाइट का आस्ते आस्ते जाएगा, वहाँ से निकलेगा, वो वहाँ से निकल के वहाँ सैटेलाइट फिर वहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ पे, जियो स्टेशन पे। चलो अब देखो, अब बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट मिशंस ऑफ GSLV-3। तो यानी कि देखो, अब इसका मतलब तो ऐसा तो नहीं है, हम कोशिश करें, क्योंकि GSLV Mac 3 का इतना अच्छा काम था, इसलिए हमने क्या किया कि 2018 में हमने इतना पैसा आवंटन कर दिया, एलोकेशन कर दिया कि हम 5 साल तक क्या बनाएंगे, 10 तो बनाएंगे। इसका मतलब इसका ऑपरेशन को देखते हुए और अभी का समय को देखते हुए कि कम्युनिकेशन में कितना हेल्प हुआ होगा, तो हम जीता जागता उदाहरण देखना चाहेंगे कि हमने GSLV Mac 3 का यूज़ करके कौन सा सैटेलाइट को छोड़ा है अभी तक। ठीक है, तो वही सब का एग्जाम्पल है। देखो सम इम्पॉर्टेंट मिशंस ऑफ GSLV Mac 3। अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा, जो आज तुम गगनयान का इतना बड़ा बात करते हो, सबको समझ में आ जाएगा तुमको। और तुम बात कर रहे थे कि सर कितना किलोमीटर पे होगा, यू विल गेट नो एवरीथिंग टुडे इन द क्लास। देखो GSAT-29 ये क्या है तुम्हारा, इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इसरो एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 14 नवंबर 2018 बाय GSLV Mac 3 रॉकेट। बहुत सिंपल ना, कि यही GSLV Mac 3 का लॉन्च व्हीकल यूज़ किए हम इस सैटेलाइट को छोड़ने के लिए। सैटेलाइट का नाम क्या है, GSAT-29। किसके लिए, कम्युनिकेशन, एज अ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। अब देखो यही तो था कि इसका काम क्या था कि हाई स्पीड बैंडविड्थ इंटरनेट जी रूरल एरिया, जो जम्मू एंड कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, क्योंकि टेरानी वैसा है, लैंडी ऐसा है ना, तो वहाँ कनेक्टिविटी बैंडविड्थ पहुँचे, कम्युनिकेशन वहाँ ढंग से हो पाए, इसलिए हमने GSAT-29 ऊपर लॉन्च किया था। अब तुम बोलोगे सर जम्मू एंड कश्मीर इधर है उधर है, तो बाबू सैटेलाइट है, वो तो कहीं पे भी रेडिएशन दे सकता है, बर्ड आई है ना, बर्ड आई है। ऊपर देखोगे तो तुम क्या है, इधर रोहित नज़र आएगा, उधर रामानंद भी नज़र आएंगे वहाँ पे रिफाइनरी में। ऊपर से देखोगे तो, है ना, वो तो बहुत ऊपर पे है तो नहीं, कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, इधर क्या बात कर रहे हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर ठीक इधर है और एक उधर है, क्योंकि इसका हाइट भी तो बहुत ऊपर है। तो ये यहाँ पे बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली जो रूरल एरियाज है, क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बाबू जो टेराइन है, टेराइन समझते हो, जो लैंड फॉर्म्स है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी भी तुम कश्मीर को ठीक से देखोगे तो रूरल एरियाज में बिजली नहीं पहुँचा है वहाँ पे भी, भले ही तुम बड़ा बात करते हो, आर्टिकल 370 हटा दिए तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ये वो, अभी भी बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। इसी सब को पर्पस पे ध्यान पर रखते हुए ये GSAT-29 का आगाज़ हुआ था बाय योर GSLV Mac 3 एज अ लॉन्च व्हीकल। अब देखो ये हैवीएस्ट, ये देखो अब लॉन्च पैड तो है ही हैवीएस्ट, क्यों ना हो, क्योंकि बूस्टर देखते हो 205 टन तक वो फ्यूल रख सकता है, सॉलिड फ्यूल रख सकता है, जाहिर सी बात है। तो GSAT-29 भी हैवीएस्ट सैटेलाइट है। देखो इसका वेट कितना है, देखो इसका लगभग 3.5 kg, तुम्हारा लगभग 3500 kg हो गया, इसका 3500 kg का है जी GSAT-29, बहुत ज़्यादा होता है ना 3500 kg, समझ रहे हो। और देखो और क्या है इसका, और ये कि इट ऑल्सो कैरीज अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा फॉर इमेजिंग, जो यहाँ पे इस सैटेलाइट में जो तुम्हारा कैमरा इंस्टॉल्ड है वो गजब हाई रेजोल्यूशन देता है। कल बताए थे ना, जूम करो फटेगा नहीं, लेकिन ऊपर देखोगे तो एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखेगा तुमको, इतना बढ़िया। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, बहुत सारा चीज़ जानना चाहते हैं अर्थ का, यही रीजन है। और इसको जियो एज है ना, देखो डायरेक्ट नहीं बोला कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में दे दिए, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बोला जा रहा है। आई होप सो समझ में आ गया कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। क्योंकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते हो, पहले इसको स्पीड को गेन करवाओगे, मोमेंटम गेन करवाओगे, फिर दूसरे लेयर में जाएगा, फिर वो लेयर गेन करेगा, तब जाके फाइनली वो ऊपर लेयर में आएगा, तब वो जाके एक ऑर्बिट घूमेगा। तो इसलिए पहले क्या किया जाता है, इट वॉज फर्स्ट प्लेस्ड इन योर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इट विल ज्वाइन द इनसाइड फ्लीट इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। उसके बाद तुम्हारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो
ज्वाइन करेगा वहाँ पे और वो घूमेगा। होप सो ये इट इज़ ऑल अबाउट योर GSAT-29। समझ गए ना? यस सर। कोई पूछेगा GSAT-29 क्या है तो कहोगे कि हैवी सैटेलाइट है। इसका जो लॉन्च पैड था वो GSLV Mac 3 रहा है। ये कब हुआ है तो हमने 2018 में किया था। और पर्पस क्या है तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। कहाँ पे? कश्मीर में का रूरल एरियाज एज वेल एज योर नॉर्थ ईस्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट एरिया क्यों? क्योंकि वो टेरेन एरिया है और इंडिया जो कनेक्शन होता है तो मात्र तुम्हारा चिकन नेक से होता है नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट। चिकन नेक मतलब सिलीगुड़ी वाला एरिया। समझ गए बात को ना? तो इसलिए बांग्लादेश के साथ बोला जा रहा था कि आप भी कनेक्टिविटी करिए तो हो रहा है। मगर हमको तो फाइनली क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ना। हमारा लैंड वहाँ हमको पता ही नहीं चल रहा है। अब उसके बाद देखो, अब देखो तुम पे आते हैं बात। अभी ये ना तुम यही तो जानना चाहते हो ना तुम लोग। देखो तो यही था जिसमें तुमको इतना गर्व है, यही चंद्रयान 2। समझ गए ना? इसका थोड़ा और समझो। देखो GSLV Mac 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया है तुम्हारा चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ऑन जुलाई 22, 2019। हाँ, जहाँ पे प्लान ऑर्बिट में किए थे तो कर दिए। प्लान ऑर्बिट क्या? वही जियो स्टेशनरी होगा। ठीक है। द लॉन्च टुक प्लेस फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, वही श्रीहरिकोटा से स्टार्ट हुआ, जानते हो एज इट इज है, वहीं से होगा। चंद्रयान 2 मिशन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन, बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन था जी, which represents a significant technological leap compared to the previous mission of ISRO। ISRO का जितना ही मिशन हुआ, चाहे GSAT-29 का बात हो या बहुत सारा पहले भी बहुत सारा किया था, उसके तुलना में ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसमें गजब का एल्गोरिदम इन्वॉल्व था। इट कंप्राइज, देखो क्यों ऐसा, क्योंकि ये चंद्रयान 2 के मिशंस में क्या क्या थे तो उसमें ऑर्बिटर थे। ऑर्बिटर वही थे जो, ऑर्बिटर का मतलब है कि जो घूमेगा ऐसे करके। लैंडर, चंद्रयान मतलब चंद्रमा का आसपास घूमना, वो घूमेगा, समझो ये घूमेगा। लैंडर मतलब क्या है कि जो लैंड करेगा वहाँ से निकलेगा, घूमेगा और फिर वो लैंड करेगा, और फिर जैसे ही लैंड करेगा तो वहाँ पे रोवर होगा और रोवर का नाम होगा विक्रम साराभाई। तो रोवर वहाँ से निकलेगा और वो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे? लूनर स्पेस, यानी कि तुम्हारा मून के स्पेस में जाएगा और वहाँ से क्या लेता वो, वहाँ से सैंपल लेता, फिर वो बैक आता, फिर वो लैंडर पे आता, फिर ऑर्बिटर आता, उस तरह हमको इन्फॉर्मेशन मिलता नीचे। ये था, इसलिए इसके 3 कंपोनेंट्स था, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि रोबोट को हम भेज रहे हैं अल्टीमेटली वहाँ पे। रोबोट को भेजना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, समझ रहे हो ना? तो वही बोला कि ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोबोट था, ताकि अनएक्सप्लोर्ड तुम्हारा साउथ पोल ऑफ मून को। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था क्लास में, मैं फिर बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखो जो मून है, मून वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर अर्थ। अर्थ जानते हो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन तुम्हारा 24 घंटा का होता है, रेवोल्यूशन तुम्हारा 365 दिन का होता है लूजली, है ना? यस। मून में क्या है? मून में रेवोल्यूशन और रोटेशन एक साथ होता है और 27 डेज लेता है। तो इसलिए कभी भी हमको मून का साउथ पोल नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हर समय, क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम हुआ तो एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? वो फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि रेवोल्यूशन और रोटेशन सेम हो रहा है। यानी कि समझ रहे हो, ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है और वो भी साथ मोशन पे घूम रहा है, सेम मोशंस पे। तो हमको कभी साउथ पोल नहीं दिख सकता है हमारे आँख से। तो जो इसलिए अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो, साउथ पोल में कोई गया नहीं है। हमने प्रयास किया है कि जो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं पीछे, और वहाँ से पॉसिबिलिटी ये कि क्योंकि वहाँ से यदि हम उसको एक्सप्लोर कर लिए तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलप कर जाएगा। समझे? वहाँ पे इंटरफेरेंस भी कम है। वहाँ पे जब इंटरफेरेंस कम है तो कम्युनिकेशन और बेटर तरीके से हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इस मिशन को छोड़ा था, चंद्रयान 2 को। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो अब देखो हुआ क्या, अब देखो सक्सेसफुली क्या हुआ। देखो ऑर्बिटर वाज प्लेस्ड इन 100 किलोमीटर लूनर सोलर ऑर्बिट। लूनर मतलब क्या? मून का। तो अब क्या हुआ देखो, अब ये समझना होगा तुमको। यहाँ पे देखो ये समझना होगा बढ़िया से कि ऑर्बिटर, अब इसने मेहनत किया, GSLV Mac 3 गया, ये तुम्हारा क्या है? जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी जो ऑर्बिट वाला जो है उस पर दिया, फिर मोमेंटम मिला और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आ गया। बाबू 3 था, देखो 35,786 में मून टच कर जाता है। बात समझे ना? मैं तो वही बोल रहा हूँ, कोई ऊपर का लेयर किसी को नहीं पता है। अब देखो क्या हुआ, तो ऑर्बिटर ने सक्सेसफुली मून के पास गया ऑर्बिटर, और जो 100 किलोमीटर है, यानी कि 100 किलोमीटर तुम्हारा क्या वाज प्लेस्ड 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट, ये घूमना शुरू कर दिया 100 किलोमीटर पे। ठीक है। विक्रम लैंडर सेपरेट फ्रॉम द ऑर्बिटर, जो विक्रम लैंडर है जिसको लैंड करना है वो वहाँ से हटा।
को वही हटना था और वो आस्ते आस्ते तुम्हारा लूनर सरफेस पे गया। यानी कि तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारा सरफेस है, इसके 100 किलोमीटर पे हम आ गए और हम घूम रहे हैं ऐसे करके, ऐसे घूम रहे हैं। अब यहाँ से तुम्हारा ऑर्बिटर से लैंडर जुदा होगा और लैंडर अब नीचे जाएगा। कहाँ पे? लैंड करने के लिए मून पे, लूनर सरफेस पे। तो देखो बहुत नीचे गए थे हम लोग, जब हम लोग लगभग सक्सेसफुल कर गए तो बात समझो ना। तो क्या है कि हमने डिसेंडिंग किया लूनर सरफेस की तरफ, मगर जब 2.1 किलोमीटर पहुंचने ही वाले थे, यानी कि 2 किलोमीटर का फासला बचा हुआ था, यानी कि हमने 98 किलोमीटर का फासला पार कर लिया था। कैन यू बिलीव इट? हम लोग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे, कनेक्टिविटी। ठीक है ना। तो वहाँ से क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो लैंडर का और तुम्हारा ग्राउंड स्टेशन का है, नीचे जो धरती पे चल रहा है कम्युनिकेशन कंट्रोल करने के लिए, लॉस्ट कर गया, ठीक है ना, लॉस्ट हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि हमारा ऑर्बिटर काम करता है, क्योंकि अभी भी पता है हमको 100 किलोमीटर का जो ऊपर वाला लूनर सरफेस में ऑर्बिट घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। इसलिए बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल ही रहे, क्योंकि ये भी चीज़ करवाना अपने आप में बड़ी बात था। होप तो समझ में आ गया होगा। अब नीचे लैंडर गया ही नहीं तो रोवर कैसे निकलेगा वहाँ से? अभी भी कोशिश चलते हैं। हाँ, कोशिश तो करते रहे। मैं वहाँ फेंका गया, वो वहाँ घूम रहा होगा, वो वहाँ कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो कहाँ आदमी थोड़ी जाएगा पिकनिक मनाने के लिए, देखने के लिए उधर। समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ था, होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो ये चीज़ बाबू इतना कुछ चंद्रयान 2 में हुआ था। इसके बाद तुमने रोना धोना देखा था, बहुत सारा चीज़ सब। तो इसमें इसी में बोलता है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, उस समय बजवर्ड था कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो लैंडिंग होना चाहिए था। तो यही तो इस पहले तो तुमको बोल दिया कि बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सब लगता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगता है। चंद्रयान 1 भी किए थे, जो पहला वाला किए थे वो तो गजब कर दिए थे हम लोगों ने, वो भी कुछ ही मतलब बहुत गजब का कैलकुलेशन था, सब फेल किया। हम ही ने पहली बार सक्सेसफुल हुआ है हमारा चंद्रयान 2 मंगल मिशन जो था तुम्हारा, है ना। अब देखो अब क्या है तो समझ गए, यानी कि ये हो गया। अब दूसरा बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट इसरो मिशन। तो तुमने GSLV का मैक 3 का देखा है ना, क्या हुआ बोलो? नो नहीं, एक्चुअली ये जो है चंद्रयान 2, ठीक है, एस्ट्रोसैट के बाद मंगल ये आना चाहिए। नहीं, इट्स फाइन, एवरीथिंग विल कम, डोंट वरी। देखो मैंने पहले क्या किया, GSLV मैक 3 का यूटिलाइजेशन तुम लोग को बताया, उसमें हमने GSAT-29 के बारे में बोला कि इसने ही मेहनत किया है। फिर मैंने चंद्रयान के बारे में बोला, आखिर जो मेहनत कर रहा है इसरो ही कर रहा है ये सब, बस लॉन्च पैड को थोड़ा तवज्जो देने के लिए लिया है, सब इसरो का मिशन है। अब हम बताएंगे तुम्हारा इसरो का स्पेशल मिशन सब क्या हुआ, वो भी दोनों इसरो का ही है, बस लॉन्च पैड बताने के लिए तुमको बताया गया। अब देखते हैं कि इसरो का इंपॉर्टेंट मिशन सब क्या रहा है। तुम लिख के आ गया कल जो दिए थे तुमको? कोई नहीं, भगवान भला करे तुम्हारा। देखो एस्ट्रोसैट, अब एस्ट्रोसैट देखो, एस्ट्रोसैट भी इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो का। ये इंडिया का पहली बार मल्टी वेव लेंथ ऑब्जर्वेटरी है। मल्टी वेव मतलब क्या होता है कि अलग अलग कलर को देखना, यानी कि लाइट के बारे में तुम चीज़ों को जानोगे तो उतना ही अध्ययन कर पाओगे अर्थ में, और उतना ही कुछ जान पाओगे, तभी तो तुमको समझ में आता है कि विवियर है तुम्हारा, है ना, प्रिज्म से जब पास किया आता है आइजैक न्यूटन का जो प्रिंसिपल था, और उतना ही हम जानकारी लेते हैं। तो ये मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट। नंबर 1, एस्ट्रोसैट कैन मेक साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इन ऑप्टिकल। देखो कितना बढ़िया बात है कि एस्ट्रोसैट जो तुम्हारा सैटेलाइट है, समझे, एक बढ़िया बात क्या है कि ये क्या कर सकता है कि एक ही टाइम में कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी तुमको प्रेजेंट है वहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी क्या है स्पेस में, स्टार हो, सेलेसियस बॉडी, कोई भी बॉडी, उसको एट द सेम टाइम ऑप्टिकल के तरीके से भी देखा जा सकता है, ऑप्टिकल रेडिएशन से, यानी कि लाइट, ऑप्टिकल मतलब लाइट के रेडिएशन से, या अल्ट्रा वायलेट के तरीके से भी देखा जा सकता है, या फिर एक्स रे रेडिएशन से। यानी कि इसीलिए बोलते हैं कि मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे सेलेसियस बॉडी को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन समझ में आ गया होगा? यस। तो क्या है, एस्ट्रोसैट कैन मेक साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इन ऑप्टिकल, अल्ट्रा वायलेट एंड एक्स रे रेडिएशन। ये अलग अलग चीज़ है, मगर फिर भी एक साथ हम देख सकते हैं इसको, इतना पॉसिबिलिटी है। ये कहाँ पे है जी? ये 650 किलोमीटर तुम्हारा है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, जानते हो। और कब किया था हमने? 2015 में किया था। यदि लो अर्थ ऑर्बिट का बात है तो PSLV का बात आएगा, और भी एक्सेल है बाबू। एक्सेल मतलब क्या है? एक्सटेंडेड है, जहाँ बूस्टर होगा। कोरालोन वाला था एक ठो, PSLV का 2 तरीका बताए थे,
एक कोर अलोन वाला था, एक एक्सटेंडेड वर्जन था। एक्सटेंडेड में तुम्हारा 6 बूस्टर लगेगा, याद आ गया? 6 बूस्टर था कि नहीं था? और वो सॉलिड था, तो ये भी सॉलिड रहेगा, यही था ना जी, सॉलिड और सॉलिड। नहीं बूस्टर, अच्छा बूस्टर सॉलिड। हाँ, तो एक्सटेंडेड वर्जन में तो वही रहेगा। तो क्या हुआ तुम्हारा PSLV C30 ने क्या किया था, सितंबर 2015 में इसको लॉन्च किया था एस्ट्रोसैट को। तो कोई पूछेगा कि एस्ट्रोसैट का क्या है, तुम्हारा ये क्या है कि मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जहां पे क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को अलग अलग रेडिएशन में देखने का प्रयास होता है एट द सेम टाइम, ताकि हमको साइंटिफिक डेटा मिले और हम अध्ययन कर सके, रिसर्च कर सके उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पे। दूसरा देखो, अब देखो, हाँ तो क्या क्या किए हैं, तुम बोलोगे क्या क्या हुआ है तब, तो देख लो तुम्हारा जो एस्ट्रोसैट का क्या हुआ, बाइनरी स्टार सिस्टम, समझते हो बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है, बताए थे ना उस दिन। बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्टार जो टूटता है इसमें ब्लैक कलर। हाँ बताए थे, क्लास में थे ना तुम, बिल्कुल वही है। बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब क्या होता है कि एक स्टार का दूसरी स्टार के साथ जो कम्बिनेशन होता है। देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो समझो बात को, उस दिन बताए थे कि बड़ा स्टार को खा जाता है छोटा स्टार, उसका एनर्जी को खींच लेता है, दैट इज ऑल अबाउट बाइनरी स्टार। देखो इसमें डायग्राम दिया गया है, देखो इसका एनर्जी को खींच लिया एक तरफ। नंबर 1, टू स्टडी स्टार्ट बर्थ रीजन्स एंड नेबुला, नेबुलास के बारे में, स्टार का पहले का जो फॉर्मेशन सब होता है, नेबुलास के बारे में कैसे फॉर्म हुआ है, यानी कि सेलेस्टियस बॉडी को जानने में आज जितना हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे उतना अर्थ के बारे में भी अच्छा से जानेंगे, क्योंकि उसी का पार्ट है हम, समझे। उसका है हाई एनर्जी एक्स रे सोर्सेज, चाहे वो सन सोर्सेज हो या फिर और भी रेडिएशन आते हैं अलग अलग, क्योंकि स्टार से बहुत सारे रेडिएशन आएगा, इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और टू परफॉर्म अ सर्वे ऑफ द यूनिवर्स इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट क्यों, ये तुम बोले ना मल्टी वेव ऑब्जर्वेटरी है तुम्हारा, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी स्टडी करना यूनिवर्स के बारे में, ताकि हमको ज़्यादा जानकारी मिल सके, समझे। अब देखो यही बोला कि रिसेंटली एस्ट्रोसैट ने कैप्चर किया है एक बहुत ही अनोखा, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा सेलेस्टियल, हाँ वैम्पायर स्टार बोलते हैं, वही जो हम बोल रहे थे अभी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक छोटा सा स्टार वो मास और एनर्जी सक कर लेता है, खींच लेता है बिगर स्टार का, और इससे क्या होता है कि लार्जर स्टार मर जाता है। बाहर तो बहुत अनोखा फिनोमेना होता है, जान लो। एक अपने आप में ब्लैक होल अपने आप में गुत्थी है ना। तो एस्ट्रोसैट हैज़ ऑब्जर्व मोर देन, देखो एस्ट्रोसैट जो हम भेजे हैं, कितना गजब बात है, अभी तक 800 से भी ज़्यादा सेलेसियस बॉडीज़ को ये देख चुका है, ऑब्जर्व कर चुका है जी। डेटा फ्रॉम द एस्ट्रोसैट हैज़ रिजल्टेड, देखो मैंने बोला तो है तुमको, जो डेटा हम लोग एस्ट्रोसैट से लाते हैं और हमारा उस हिसाब से साइंटिफिक जर्नल्स में, टॉप साइंटिफिक जर्नल्स में 100 पब्लिकेशन छप चुका है, यानी कि 100 हम लोग जर्नल्स में हमारा छप चुका है, 100 पब्लिकेशन। इसका मतलब जर्नल में टॉप में छपना मतलब क्या है कि प्रूफ है हमारे पास एविडेंस, इतना कुछ एस्ट्रोसैट काम कर रहा है, गर्व की बात है कि नहीं है। इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ योर इसरो, और हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए इसरो पे, जो कि इतना बड़ा काम किया। आज होता है कि नहीं होता, टॉप 100 जो समझता है तुम छप जाना, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स हैं, कितना है कंट्री, एक से बेस्ट है, उसमें हमारा छपता है। तो थैंक्स टू एस्ट्रोसैट एंड थैंक्स टू इसरो मिशंस। दूसरा देखो आदित्य L1 मिशन, मैं L1 L2 मैंने बताया था तुम लोग को, इसमें बताने का प्रयास रहेगा फिर से। देखो आदित्य L1 मिशन, इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन, ये पहला इंडिया के जहाँ पे सन को देखने का प्रयास है। कि सन है क्या, सन बुद्धि है, जानते हो तुम लोग। ओरिजिनल मिशन वाज आदित्य 1, ठीक है, विच वाज टू प्लेस अ सैटेलाइट विथ 1 इंस्ट्रूमेंट कोर्नोग्राफ इन 800 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे तो कैसे सन के बारे में जानेंगे, तो जानेंगे 800 किलोमीटर भी तो मजाक चीज़ तो नहीं होता है, समझ रहे हो ना। अब मगर हमने क्या किया कि हमने दूसरा मैथमेटिकल मॉडल लगाया एज कम्पेयर टू डिफरेंट, नासा का भी अपना प्रोग्राम है, बताए थे, क्या बताए थे, याद है, वो जो बहुत आगे लेके चल गया, हाँ बहुत आगे लेके चल गया, हाँ याद है तुमको, वाह। वो अपना ग्रेविटेशन उसको खींचने की कोशिश हाँ। करा, लेकिन फिर टिका हुआ है, क्या नाम था उस, नाम नहीं याद। पूछा गया सिविल सर्विस में, ठीक है। एनीवे मैं दिमाग से हट गया, मैंने बताया था तुम लोग को, बताया था ना जी, यस सर, याद है सर, बताया। मेरे दिमाग से निकल गया हुआ। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है,
बट अ सैटेलाइट प्लेस्ड एट द लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट जानते हो नहीं जानते हो तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो क्लास 12 में, लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। देखो पार्कर मिशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो इससे पहले नासा ने जो किया था उसका पार्कर मिशन है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि बाबू ग्रेविटेशनल पुल जो तुम्हारा सन और अर्थ का न्यूट्रलाइज हो सके। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर चल गया होगा, नीचे देखो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो लैग्रेंजियन पॉइंट देखो, ये समझो, तुमको L1 दिख रहा है, L2 दिख रहा है, L3 दिख रहा है, L4 दिख रहा है ना जी। वो जो तुमको ब्राइट दिख रहा है वो सन है और ये अर्थ है। कान खोल के सुनो तुम लोग, देखो ये सब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है कि जहाँ पे यदि हम उस लाइन पे हम सैटेलाइट को रख दें तो वहाँ पे जो पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा सन का, वो कम होगा, कम डिस्टर्ब होगा, इसलिए यहाँ पे सर्वाइव कर सकेगा। इस प्रिंसिपल से इंडिया काम कर रहा है। पार्कर मिशन डिफरेंट है। पार्कर मिशन में क्या है कि L1 पॉइंट तो छोड़ो बहुत करीब चला गया, क्योंकि हम तो 800 किलोमीटर का बात कर रहे थे ऊपर, है ना, वो काफ़ी आगे चला गया है। होप से समझ में आ गया कि लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट है। 5 पॉइंट ऐसा इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है जिस पॉइंट पे, जिस इमेजिनरी लाइन पे यदि हम सैटेलाइट रखते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल का उतना असर नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा, होगा मगर उतना नहीं होगा। और कहीं दूसरी जगह रैंडम रखते हो तो तुरंत खींच लेगा। क्यों? क्योंकि सन बहुत बड़ा सेलेसियस बॉडी है, अपने अंदर खींच लेगा, सैटेलाइट खत्म हो जाएगा। तो ऊपर जाओ, पॉइंट आप तुमको समझ में आ जाना चाहिए। देखो बट अ सैटेलाइट प्लेस्ड, अब देखो L1 है ना, पॉइंट 1 देख रहे हो, और वहाँ पे टिक है कि नहीं है L1 के ऊपर टिक, तो वहाँ पे हम प्लेस किए हैं। वही तुम्हारा अर्थ के हिसाब से 800 किलोमीटर ऊपर है। यही तुम्हारा अर्थ के हिसाब से तुम्हारा क्या है, हाँ 800 किलोमीटर ऊपर है ये वाला एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बट अ सैटेलाइट प्लेट्स एट द लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, समझ गए, हैज अ मेजर एडवांटेज ऑफ बीइंग अंडर स्ट्रेस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। एडवांटेज यही है कि उतना नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है वो। देखो तो लैग्रेंजियन पॉइंट देखो, इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है, These are the location in the space where the gravitational pull of the two large bodies roughly balance each other. बैलेंस हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकता है वो। तुम जितना बाबू तेज हमको खींच रहा है फोर्स से, उतना फोर्स से हम भी तुमको खींच रहे हैं, तो कोई भी बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे तो बाबू न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। तो लैग्रेंजियन पॉइंट जो इमेजिनरी लाइन है, वो पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो इमेजिनरी लाइन बनेगा। जिसको पूछ भी लिए थे तुमको इंटरव्यू में, क्या एक लाइन और लाइन सेगमेंट का अंतर है, ठीक है। तो सन और अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट यू विल गेट। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 मिशन का, तो हमने यही सोचा है कि हम पॉइंट 1 पे यानी कि L1 पे हम रखेंगे, जो कि अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि सोचो 1.5 तुम्हारा किलोमीटर तुम्हारा सन के तुलना में दूर है, फिर भी वहाँ से हम सन को चेक करेंगे, यानी कि कितना दूर है सोचो, समझ गए ना। विच इज अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ समझ रहे हो ना, फ्रॉम द वहाँ से है, मतलब यानी कि सन के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ का बोला गया है, समझे। और सैटेलाइट प्लेट्स एट दिस पॉइंट इज अंडर लेस ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, सो इट कैन ट्रेवल इन द ऑर्बिट एट अ लेसर स्पीड, तो आराम से जा सकता है। इसलिए L1 इज अ गुड पोजिशन टू मॉनिटर द सन, इसलिए सन को देखना रखना है, अच्छे से समझना है, तो L1 पॉइंट पे हम रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल स्ट्रेस कम होता है। तो आदित्य 1 हम लोग अभी लॉन्च नहीं किए, हमारा ये एम्बिशियस प्रोग्राम है। कब करेंगे इसको? जनवरी 2022 में करेंगे, समझे। और कौन करेगा? तो PSLV XL, आप समझ गए ना। PSLV कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट है ये, और लो अर्थ ऑर्बिट में बाबू कौन हाइपर एक्टिव होता है लॉन्च व्हीकल में? तो PSLV होगा। अब देखो इसी के बारे में बोला है, क्यों सन पे इतना चुल क्यों मचा है आपको? सन क्यों जाना चाहते हैं? हनुमान जी जाने तो काफी नहीं था क्या? हाँ ये तो सर सन के ही सर चारों ओर चक्कर लगाया कि इसे अपना अर्थ का, सन का चारों ओर लगाएगा चक्कर, समझते हो क्या हो जाएगा फिर? चारों खींच लेगा ना वो ग्रेविटेशनल इसको। कब लगाएगा, कब आएगा, तो ये सोचो ना। नहीं बहुत बड़ा, अब मैं बोलूँगा भी नहीं, उतना बड़ा है, अब बोल भी नहीं पाएंगे कितना बड़ा है, ठीक है ना। बस ये कि उस पोजीशन पे सन को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। हल्का घूमेगा, हल्का घूमेगा भी तो मान लो कि लैग्रेंजियन पॉइंट से भटक गया तो फिर तो सॉफ्ट हो जाएगा वो, समझ रहे हो ना। ये देखो 5 पॉइंट, तो इसलिए बोला कि L1 जो पॉइंट है वहाँ पे रखा गया उसको,
और ना हम इधर रख सकते ना उधर। यदि हम 800 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर भी कर दिए और ज़्यादा कर दिए तो फिर खींच लेगा अपना, समझ गए। तो हम L4 पे भी रख सकते थे, हम L2 पे भी रख सकते हैं एंड सो ऑन, समझ गए ना। अब देखो क्यों इतना चुल क्यों मचा है सन को जानने के लिए, तो देखो सन अपने आप में गुत्थी है ना। एक तो सबसे बड़ा तुम्हारा गुत्थी है कि हनुमान जी कैसे खा गए, ये तो समझ से परे है यार। तुम लिखा भी करो तो ढंग से लिखा करो किस किताब को। बस इसमें भगवान के उसको वर्णन किया गया है कि भगवान किस लेवल तक हो सकते हैं, गॉड। बस एक चरित्र का वो वर्णन है, समझ रहे हो ना। और हमने अपना संस्कृति में हमने जितने भी नेचुरल फोर्सेस उसको हमने देवी देवता माना है, चाहे सरस्वती माता हो, चाहे आदित्य हो, है ना, सूर्य देव हो, तो हमने दिया है, हमारा ऐसा नेचर रहा है, समझ रहे बात को ना। तो हमने हनुमान जी को खिलवा दिया, भोग लग गया हनुमान जी को, समझ गए। हनुमान जी भी मूंगमा लड्डू समझ के खा गए, ठीक है ना। मूंगमा लड्डू भी लाल लाल होता है, यही कारण होगा कि मूंगमा लड्डू वाला प्रथा चला होगा। मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं बस एक इमेजिन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं कोई नहीं होता हूँ हंसने वाला, ठीक है ना। इतना वर्ल्ड में गुत्थी है, वही एक इतना आसानी से जो लिख दिए ऐसा हो गया, तो ये भी कोई प्रमाण नहीं है ना। आज तुम लोग को इतना बहकावा में आना भी नहीं चाहिए। अरे गिरी भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, अंधभक्त मत बनो बस। देखो कोरोना इज द आउटर लेयर्स ऑफ द सन। देखो यहाँ पे गुत्थी तो यही है। अब देखो गुत्थी तो मेन तो यही है ना। देखो सबसे बड़ा गुत्थी ये है, तो बात समझो कि जो तुम्हारा सन डिफरेंट है, पहले से समझो, अर्थ की तरह नहीं है। कभी होगा चैप्टर तो सन के बारे में एक लंबा चैप्टर चलेगा एक दिन का। पहले सन के बारे में तत्काल समझो, इसको समझना है तुमको। सन का 3 होता है फेयर, एक फोटोस्फीयर, एक क्रोमोस्फीयर, एक कोरोना होता है, समझे ना। अब सन का एक बॉल है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ बॉल है। हीट ट्रांसफर होगा नीचे से ऊपर लेयर, फिर ऊपर से फिर मिडल से फिर तुम्हारा, यानी कि फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर से कोरोना, और कोरोना ऊपर वाला अपर मोस्ट लेयर है। आज तुम लोग जानते हो कि कोविड-19 का जो बात करते हो उसमें भी कोरोना वर्ड यूज़ होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 19th सेंचुरी में, हाँ 19th सेंचुरी में एक कोई साइंटिस्ट हुए थे, उसने कोरोना का यानी कि सन का अपर लेयर को माइक्रोस्कोप में उतारा था और उसके फ्रिंजेस को बनाया था और डायग्राम को बनाया था कि देखो इस तरह दिखता है, सन का जो ऊपर वाला लेयर है कोरोना इस तरह दिखता है। और इस बार जो कोविड-19 में जो वायरस आया है, जब उसको भी देखा गया तो मैच कर गया, इसलिए उसको कोरोना बोल दिए। ये लॉजिक है। कोरोना, हाँ, जो हम फ्रिंजेस जो था, पैटर्न जो था, पैटर्न मिल जाता है, इसलिए कोरोना बोलते हैं। होप से समझ में आ गया होगा तुमको। तो अब देखो, तो इसलिए कोरोना शब्द है, सोलर कोरोना। देखो कोरोना इज द आउटर लेयर्स ऑफ द सन, समझ गए, ऊपर वाला लेयर है। द सन कोरोना एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस, बहुत लंबा स्पेस में फैला हुआ है उसका, फ्रॉम योर सन सरफेस, एंड इट मोस्टली इजिली सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि ये टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम में दिखता है, ऐसे नॉर्मली नहीं दिखेगा तुम लोग को। अब देखो गुत्थी क्या है, गुत्थी यही है कि कोरोना का जो टेम्परेचर है वो कुछ बहुत ज़्यादा बहुत भयानक है एज कंपेयर टू योर सरफेस ऑफ द सन। जबकि सरफेस सन का ही सरफेस है तुम्हारा, ट्रांसमिट होगा ऊपर जाएगा। तो सबसे बड़ा गुत्थी है कि जो लोअर फोटोस्फीयर है उसके तुलना में आउटर मोस्ट लेयर इतना गर्म कैसे हो सकता है। जैसे सिंपल है कि तुम अभी घूरा लगाओगे, जिसको बोलते हैं आग को तापना, तो जो बैठ के नीचे जो आग तापोगे और उठ के तापोगे तो इंटेंसिटी तो कम होगा ऊपर। भाई यहाँ सबसे बड़ा गुत्थी ये है कि नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, ऐसे कैसे। और ये लोग पजल टू द साइंटिस्ट है। तो यही गुत्थी को सुलझाने के लिए चाहे वो पार्कर मिशन आया हो, चाहे हमारा आदित्य L1 मिशन है, समझ गए बात को ना। तो हाउ, देखो पूछा तो है, उसी को फोटोस्फीयर बुलाता है नीचे को। तो हाउ कोरोना गेट्स हीटेड टू सच हाई टेम्परेचर इज स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चन विच एस्ट्रोनॉट सीक्स टू आंसर। जो एस्ट्रोनॉट चाहता है कि हम आंसर दें इसका, क्या इससे फोटोस्फीयर की तुलना में कोरोना कैसे इतना गर्म हो सकता है
क्योंकि जितना ऊपर बढ़ेगा उतना कम होगा, हीट ट्रांसमिट होगा तो उतना कम होगा, क्योंकि हीट उसको वहीं से मिल रहा है। ये सबसे बड़ा गुत्थी है, समझ गए बात को ना। तो दिस मच फॉर द टुडेज क्लास, फ्रॉम टुमारो विल सी गगन मिशन, ठीक है। कि शुड आई गो फॉरवर्ड, व्हाट टू डू? आप बोलो, जल्दी बोलो, आई एम ऑन रिकॉर्ड। आगे रिमोट सेंस, हाँ गगन मिशन कर लेते, ठीक है। Yes, sir. गगन मिशन क्योंकि है अच्छा टॉपिक है। देखो चलो, उसमें थोड़ा 10 मिनट आगे है ना, तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। हकीकत में भी 6:20 ही हो रहा है, 10 मिनट है। देखो गगनयान मिशन, Yes, sir. तो गगनयान मिशन क्या होगा, किसके लिए होगा जी, बताओ जरा हमको। सिंपल सा है, तारा को पढ़ने स्टार। किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा जी? स्पेस लाइट। लॉ ऑफ अर्थ। ये इंडियन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसमें ह्यूमन बींग भी होंगे, इसलिए अलग चीज़ है। ये was created by ISRO to develop the technology needed to launch a crewed spacecraft into low Earth orbit of 300 to 400 किलोमीटर। बोला कि इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो हमारा है, ISRO ने बनाया, ठीक है। इसलिए इस प्रोग्राम को बनाया ताकि हम ऐसा टेक्नोलॉजी को ईजाद कर सके, बना सके, जो कि आदमी को पहुंचा सके वहाँ पे, समझे। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। जैसे इंटरनेशनल सोलर स्पेस स्टेशन है कि नहीं है। अब इसका पर्पस क्या है देखो, अभी हुआ नहीं है, होगा। देखो द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट इज प्लान फॉर दिसंबर 2021, देख रहे हो, ऑन इंडिजिनियसली बिल्ड GSLV Mach 3 रॉकेट। तो जो देखो GSLV Mach 3 रॉकेट यूज होगा, मतलब गजब बात है। लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, मगर कौन यूज करेगा ये? बहुत अलग कर सकता है लॉन्च पैड, ठीक है ना। GSLV Mach 3 उसको रॉकेट को छोड़ेगा वहाँ पे। ISRO has already developed most of the technologies required for crewed flight like re-entry missions capability, crew escape system, crew module configuration, thermal protection system and the prototype of space suit। क्या बोला है? ISRO ने बहुत पहले ही बहुत सारा चीज़ बना लिया है जो कि ज़रूरत है स्पेस फ्लाइट के लिए। जैसे तुम्हारा मिशन कैपेबिलिटी को बढ़ाना, क्रू यदि कुछ हुआ तो स्केप क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए होता है ना जी, कि ये बंद हो गया तो ये क्या करेंगे, उसके लिए भी तैयार है। किस तरह काम होगा? थर्मल प्रोटेक्शन, बहुत गर्म होता है ऊपर जाओगे, क्यों? क्योंकि आयन सब आ रहा है, बहुत तरह का रेडिएशंस है, उसके लिए प्रोटेक्शन। और स्पेस सूट, कैसे तुम्हारा कपड़ा होना चाहिए, तो ISRO ने सभी ये चीज़ को डिजाइन करके रख लिया है, ऑलरेडी करके रखा हुआ है। बस इंतज़ार है 2021 दिसंबर का। 2021 तो आ ही गया है, देखेंगे उस समय, ठीक है ना। देखो गगनयान मिशन, अब देखो गगनयान मिशन जो तुम्हारा इन 2018 ISRO कंडक्टेड अ क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट एंड अ पैड अपोर्ट टेस्ट फॉर द मिशन। देखो यहाँ पे एक रिहर्सल टाइप का चीज़ चला है, समझे ना। यहाँ पे क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट एक चला था। अब क्या है तो समझो इसको। गगनयान प्रोजेक्ट लगभग तुम्हारा 10,000 करोड़ का होगा, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट देखो क्या है, इज बीइंग डिजाइन टू कैरी 3 पीपल, 3 आदमी को ले सकते हैं। और तुम्हारा 3.7 टन कैप्सूल विल ऑर्बिट द, वही ये तुम्हारा क्या है, ये सैटेलाइट है जी, समझे ना, या कोई भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो कि अर्थ के कहाँ पे 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है। कितना दिन में? फॉर अ मैक्सिमम टाइम अप टू 7 डेज तक रहेंगे वहाँ पे। दिस मिशन विल बी रिमार्केबल एज इंडिया एंड वुड बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू फ्लाई ऑफ स्पेस विद इंडिजिनियसली, यानी कि इंडिया 4th कंट्री बनने वाला है जो कि इंडिजिनियसली अपना स्पेस क्राफ्ट बना के रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, आफ्टर रसिया, यूएस एंड चाइना। ये कर चुके हैं 3 कंट्री, इंडिया 4th होगा, समझ रहे हो ना। जहाँ पे 7 दिन तक बाबू रह सकते हैं, वहाँ पे 7 दिन तक वो ऑर्बिट करेगा वहाँ पे 400 किलोमीटर पे, और 3.7 टन कैप्सूल वो रख सकता है, समझे ना। होप तो समझ में आ गया होगा। स्पेस क्राफ्ट क्या है, इस तरह डिजाइन हुआ कि जो 3 आदमी को ले जा सकता है, और 3.7 यानी कि बहुत ज़्यादा हुआ, टन करोगे तो इंटू 1000 कर दोगे, कैप्सूल को वो ऑर्बिट पे रख सकता है, और वहाँ से सब प्रोसेस शुरू होगा। बस दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास।